वेलकम टू आरटी क्लासेस। दिस इज रोहित। इससे पहले हमने पढ़ा था रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेंडो एंड डिविडेंडो। बट कॉम्पिटेंडो एंड डिविडेंडो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है कॉम्पिटेंडो एंड डिविडेंडो मेनली 11th और 12th क्लास में इसका यूज होता है। 6 से लेके 10th क्लास तक हमें इस टॉपिक की कोई भी नीड नहीं है। बट हम क्या पढ़ रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो और प्रपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस टॉपिक को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटेंडो। आखिर कॉम्पिटेंडो की मीनिंग क्या होती है? तो जैसा कि हम प्रपोर्शन में जानते हैं कि प्रपोर्शन में हमेशा कितनी टर्म्स होती हैं? 4 टर्म्स, ठीक है। तो वो होती हैं A:B इज इन प्रपोर्शन विद C:D। क्या हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम सब लिखते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। अब हम ये देखते हैं कि कॉम्पिटेंडो अप्लाई करने से इसमें क्या चेंज आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे ऑन अप्लाइंग कॉम्पिटेंडो, ऑन अप्लाइंग कॉम्पिटेंडो। कॉम्पिटेंडो हम अप्लाई कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ये देखना है कि A/B में हमें 1 का एडिशन करना है, ये हमें याद रखना है। दूसरी चीज C/D में भी हमें 1 का एडिशन करना है। हम दोनों जगह 1 का ही एडिशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इक्वालिटी ये कहती है कि जिस भी ऑपरेशन का यूज हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं उसी ऑपरेशन का यूज हमें राइट हैंड साइड भी करना है, तभी इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, तब जाके हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं 1, क्योंकि हर एक रैशनल नंबर अगर कोई लिखा है जो p/q के फॉर्म में अगर सिंगल लिखा है तो उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 होगा ही होगा। यहाँ पे भी 1 है। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू एलसीएम निकाले और देखिए क्या आगे क्या आएगा, इसका एलसीएम निकालने पे ये आएगा A+B/B इज इक्वल टू C+D/D। यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A का 1 से, B का 1 से मल्टीप्लिकेशन और B और 1 का आपस में मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद ये आया, तो यही वो चीज है जो कॉम्पिटेंडो कहलाती है। इसी फॉर्मूले को हमें मेनली याद रखना है और यही कहलाता है कॉम्पिटेंडो। कॉम्पिटेंडो का बेसिक मीनिंग जो होता है वो ये है कि डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में एडिशन और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। सेम चीज राइट हैंड साइड पे अप्लाई करनी है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में एडिशन और उसी डिनोमिनेटर से फिर डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? कॉम्पिटेंडो। इसी तरीके से हम ये देखते हैं। अब हमें ये देखना जरूरी है कि आखिर कॉम्पिटेंडो वैलिड क्यों है, क्या ये दोनों चीजें इक्वल है, क्या ये चीज इस चीज के इक्वल है कि नहीं। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। सपोज करते हैं हमें गिवन है 2:4 इज इन प्रपोर्शन विद 6:12। हमें ये प्रपोर्शन एक गिवन है, हमारे 2 रेशियो गिवन है जो कि प्रपोर्शन है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कॉम्पिटेंडो अप्लाई करने से क्या हमें यही फॉर्मेट मिलेगा या फिर ये फॉर्मेट सही है कि नहीं। अगर हमारा LHS RHS के इक्वल आ गया तो डेफिनेटली हमारा जो कॉम्पिटेंडो का ये फॉर्मूला निकल के आया है ये बिल्कुल सही है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा A कितना है? 2/4 इज इक्वल टू 6/12। हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं कॉम्पिटेंडो। जैसे ही हम कॉम्पिटेंडो अप्लाई करेंगे तो कॉम्पिटेंडो अप्लाई करने का तरीका क्या है? A+B/B C+D/D। तो यहाँ पे A ये है, B ये है और C ये है और D ये वाली टर्म है। A+B 2+4/4 इज इक्वल टू 6+12/12। अगर इसे मैं फर्दर सॉल्व करें आगे तो 2+4 कितना होता है? 6/4 इज इक्वल टू 6+12 18/12। क्या ये दोनों चीजें बराबर है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम इसे फर्दर कैंसल आउट करें तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों के दोनों 2 की टेबल से कैंसल आउट हो सकते हैं। तो 2 3 और 2 2। सेम चीज अगर यहां देखें तो ये 6 की टेबल से कैंसल आउट हो सकता है। 6 3 18 और 6 2 12। अब हम ये देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर इस चीज को वैलिड होना है या फिर इस चीज को बिल्कुल सही होना है या फिर ये फॉर्मूला अगर सही कब होगा? जब हमारा LHS इक्वल टू RHS के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा LHS इक्वल टू RHS इक्वल आ चुका है। इसका मतलब कॉम्पिटेंडो का ये जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल वैलिड है। इसीलिए हम कॉम्पिटेंडो को अप्लाई करते हैं रेशियो और प्रपोर्शन में। अब हम ये देखेंगे कि आखिर डिविडेंडो क्या होता है। डिविडेंडो कुछ भी नहीं है, सिंपल जहां हमने 1 का एडिशन करा था उस जगह हम 1 का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो डिविडेंडो देखते हैं। सेम हमें रेशियो गिवन है जो कि प्रपोर्शन में है C:D।
अब हम इसमें अप्लाई करते हैं डिविडेंडो। डिविडेंडो को कैसे अप्लाई किया जाता है, तो हम पहले इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी ऑन अप्लाइंग डिविडेंडो, ऑन अप्लाइंग डिविडेंडो a प्लस बी सी अपॉन डी। जैसा कि हमने कॉम्पोनेंटो में 1 का एडिशन करा था, यहां पे हम 1 का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो a प्लस a अपॉन बी माइनस 1 c अपॉन डी माइनस 1। सेम एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास जो टर्म आएगी वो होगी a माइनस बी अपॉन बी और c माइनस डी अपॉन डी। यही वो फॉर्मूला है जो डिविडेंडो में यूज होता है, बिल्कुल सिमिलर है कॉम्पोनेंटो के। ओनली द डिफरेंस है कि वहां पे प्लस का साइन आता है, यहां पे हमारा माइनस का साइन आता है। तो हम इसे बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। और अगर आप इसे फर्दर प्रूव करना चाहते हैं कि क्या ये वैलिड है कि नहीं, तो सेम एग्जांपल का यूज करके एलएचएस अगर आरएचएस के इक्वल आ जाता है तो हमारा ये जो डिविडेंडो का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही होगा। तो हमने अभी कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो को सेपरेटली देखा। अब अगर हम कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो को मर्ज कर दें तो देखते हैं आखिर क्या रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, तो देखते हैं। इसे हम सी एंड डी भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो को सी एंड डी भी कहा जाता है, सी एंड डी। ठीक है, तो ये जो हमें रेशियो प्रपोर्शन में गिवन है, क्या हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब हम यहाँ पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो सेपरेटली अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एडिशन करना है। क्यों? क्योंकि कॉम्पोनेंटो का मतलब होता है एडिशन करना। ठीक है, तो a अपॉन बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस 1। इसी तरीके से हमें इसे डिवाइड करना है, किससे? डिविडेंडो अप्लाई करके। तो a अपॉन बी माइनस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस 1। जैसे ही हमने कॉम्पोनेंटो अप्लाई किया तो हमें पता है कि कॉम्पोनेंटो अप्लाई करने के बाद हमें जो टर्म मिलती है वो क्या होती है। तो कॉम्पोनेंटो अप्लाई करने के बाद a अपॉन बी प्लस 1 एलसीएम लेने के बाद a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी अपॉन होल अपॉन, यहां पे हमने डिविडेंडो अप्लाई करा था, तो यहां पे एलसीएम लेने के बाद a माइनस बी अपॉन बी अपॉन सी माइनस डी अपॉन डी। ये हमारी टर्म एलसीएम लेने के बाद आई है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म और इनके बीच में क्या है? मेन डिवाइड। ठीक है, तो मेन डिवाइड होने की वजह से ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। कौन? b और b कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे d और d कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो फाइनल जो टर्म निकल के आएगी वो क्या होगी? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। यही हमारा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का फॉर्मूला होता है। तो हमें यही याद रखना है कि a प्लस बी कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो को अप्लाई करने के बाद जिस किस तरीके से हमें इसे अप्लाई करना है वो ये फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से ऐड करना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करना है। उसी तरीके से हम राइट हैंड साइड भी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो कहलाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि आखिर कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो होता क्या है। हमने ये देखा कि कॉम्पोनेंटो क्या होता है, डिविडेंडो क्या होता है और कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, क्योंकि एक टॉपिक और है रेशियो प्रोपोर्शन में और वो है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो हम देखते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, हम ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन में हमेशा कितनी टर्म्स होती हैं? 4 टर्म्स। बट अगर इन केस हमें अगर ये मिल जाए कि क्वेश्चन में अगर गिवन है a, b और c, अगर 3 ही टर्म्स गिवन है और ये लिखा गया है कि these 3 टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन, अगर 3 टर्म्स ही प्रोपोर्शन में गिवन है तो कैसे हम उसे प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? क्योंकि प्रोपोर्शन तो ये कहता है कि हमें सिर्फ 4 ही टर्म्स होनी चाहिए, ना 4 से कम ना ही 4 से ज्यादा। तो हम इसको कैसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? और यही लिखने का तरीका क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं। इफ a b c are in proportion then
they can be written as A is to B is in proportion with B is to C। ये फॉर्मूला है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। जो भी वैल्यू हमारे सेंटर में होती है उस वैल्यू को हम दोबारा उसी में प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में दोबारा लिख देते हैं, जो कि मीन्स में आती है। कहां आती है? मीन्स में। जैसे हमें यहाँ पे 3 नंबर गिवन थे A, B और C, तो सेंटर में कौन था? B। उसी B को हमने 2 बार रिपीट किया है। यही जो फॉर्मेट है यही कहलाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से एक प्रॉपर्टी निकल के आएगी, तो आखिर वो प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि आखिर अगर ए बी सी अगर प्रोपोर्शन में गिवन है तो हमने लिख सकते हैं a is to b is in proportion with b is to c। अगर हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्मेट में चेंज करें तो a अपॉन v is equal to b अपॉन c। अगर हम यहाँ पे दोबारा देखें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करें तो हमें मिलेगा a into c is equal to b स्क्वायर। तो यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है वो ये है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पूरे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के टॉपिक में। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड कई क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। तो ये हमारा था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज करते हैं a की वैल्यू 2 गिवन है, b की वैल्यू 3 गिवन है और c की वैल्यू x गिवन है और 2, 3x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है। उसके बाद हमें पता है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है कि मीन टर्म जो है, जो मीन टर्म्स होती हैं वो रिपीट हो जाती हैं और दोबारा उन्हें ऐसे लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है a, b और c, तो सेंटर वैल्यू कौन थी? b, तो उसे हमने क्या करा? रिपीट। अब हम ये देखेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को कैसे फाइंड करा जाए अगर 2, 3 और x अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता है कि हम इसे किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2:3, और क्योंकि ये सेंटर में है इसे ही हम दोबारा रिपीट करेंगे, इज इन प्रोपोर्शन विद 3:x। इसके बाद क्या हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, 2/3 इज इक्वल टू 3/x। इसके बाद सिंपल है ट्रांसपोजिशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। x का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड, 3 का मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड। 2 into x is equal to 3 3 9। हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो x को हमें खाली रखना पड़ेगा और जो 2 मल्टीप्लिकेशन है वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो x is equal to 9/2। तो ये हमारे x की वैल्यू है। इस तरीके से कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उन्हें हम डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते थे। अगर आप फॉर्मूले के थ्रू करना चाहें तो अगर हमारा ये a है, ये b है और ये अगर c है, तो हमारा जो फॉर्मूला जनरेट हुआ था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का वो क्या था? b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। तो अगर हम देखें तो b स्क्वायर कितना आएगा? अगर हम देखें तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। b की वैल्यू कितनी है? 3, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a कितना है? 2 और c कितना है? x। 3 स्क्वायर कितना होगा? 9/2। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में किस में आ जाएगा? डिवाइड में, इज इक्वल टू x। तो यहां से भी हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 9/2। और सिंपल मेथड जो सिंपल अप्रोच था उससे भी हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 9/2। बेसिकली हम इस चीज को ज्यादातर यूज करते हैं ताकि शॉर्ट टाइम में हमारा आंसर आ सके। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो सेपरेटली समझ में आया होगा। और जब हमने कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो को मर्ज कर दिया और उससे जो रिजल्ट गेन हुआ वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। देन उसके बाद हमने पढ़ा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आई होप कि आप लोगों को वो भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।